नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आपका सेकंड एंड फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये आर्टिकल वैसे 368 में आता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग को लास्ट में लेना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आगे हम लोग कई बार अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बोलेंगे। सो यू शुड नो व्हाट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम लोग 103-4 बार, मतलब अभी तो टोटल 104 हो चुका है, 104 बार अमेंडमेंट हो चुका है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी मतलब फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ अमेंडमेंट, ऐसा किसी और देश में नहीं हो पाता। वी हैव मेड दिस सिस्टम की डिपेंडिंग अपॉन द एक्सीजेंसी ऑफ द टाइम, जो भी आपका समय जैसा चल रहा है उस हिसाब से हम लोग कम ज़्यादा उस हिसाब से अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका बेसिक आइडिया यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जैसा बना था वो वैसा ना रहे कभी भी। उसके अंदर अगर समय बदल रहा है, कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं जो पुरानी वाली चीज़ें उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो हम लोग को उसके हिसाब से चेंज कर देना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब ये है कि भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड करना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम अपनी मनमर्जी करें, हम लोग इसके लिए करना चाह रहे हैं कि आगे ये मतलब हमारे फेमस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनका क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी आप लोग सोचिए, उनके थॉट प्रोसेस देखिए कि उन लोग ने एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दे सकते थे कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा होना चाहिए, जस्ट लाइक आपके यूएस में है। बट उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा सिंपल और एक सुलभ प्रावधान किया जो कि बहुत ज़्यादा ना रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा ना फ्लेक्सिबल है। ओके, सो दैट हम लोग आसानी से डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जो आपका आपका समय चल रहा है और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सीजेंसी जो आपकी नीड है उसके हिसाब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से ढाल पाए, चेंज कर पाए। ओके, सो दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। एंड ऑल्सो हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑल अमेंडमेंट शुड बी रेड, कौन कौन से हम लोग को याद करके रखने चाहिए। तो देर आर मेनी अमेंडमेंट्स जो कि आप लोग को याद करके रखने चाहिए एंड इट कैन नॉट बी टोल्ड बाय एनीवन। ओके, इनफैक्ट आपके लक्ष्मीकांत के अंदर आपके अमेंडमेंट वाले चैप्टर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले चैप्टर के अंदर लास्ट में एक समरी में काफ़ी सारे अमेंडमेंट दिए हुए हैं जिसके अंदर सब मेंशन किया गया है कि ये कौन सा अमेंडमेंट है, इसके द्वारा क्या चेंजेस लाए गए, इसने कौन से आर्टिकल को इफेक्ट किया, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। सो यू कैन इवन गो विद दैट ओनली। वो बहुत ज़्यादा मतलब कंसाइज है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। बट डोंट रिलाई एवरीथिंग। वो वैसे आप जितने बार मतलब आप जैसे जैसे आप क्या बोल सकते हैं लक्ष्मीकांत को पढ़ते जाएंगे उतना आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो अमेंडमेंट्स घुसते चले जाएंगे कि कौन से याद रखने कौन से डिस्कार्ड कर देने। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब आसानी से हो जाता है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अमेंडमेंट क्या है कि भाई हम लोग को जो हमारा क्या बोलते हैं फंडामेंटल लॉ है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। उसके अंदर हम लोग चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई इट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टैंड्स फॉर making changes in the fundamental law or the supreme law of the land. Okay, it is laid down in the part 20 एंड आर्टिकल जो है वो ये है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोगों ने इसको बोरो किया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 368 आर्टिकल जो है वो हम लोगों ने वहाँ से बोरो करके रखा है एंड ये ऐसे ऐसे इसमें दिया हुआ है ये सब चीज़ें। केशवानंद भारती, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर आपका 1973 को ये हुआ था। टू बी प्रिसाइज अगर कहूँ तो 24th, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को ये हुआ था। 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नया टर्म कॉइन किया था, दैट इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच हम लोग ने जो पिछला वीडियो देखा तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट यू कैन नॉट चेंज द मेन आइडियोलॉजी बिहाइंड द constitution. You cannot change the constitutional morality. You cannot change the constitutionalism. Okay, you cannot change the very essence या the soul of the constitution जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप आज सेकुलर आप उसको अनसेकुलर में नहीं कर सकते, आप उसको फंडामेंटलिस्ट नहीं कर सकते, आप उसको रिलीजियस नहीं कर सकते। ओके, आप जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो आप उसको अचानक से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं चेंज कर सकते। दोज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
वेलफेयर इकोनॉमी होने के वजह से आप उसको ऐसा चेंज नहीं कर सकते कि वी आर अन वेलफेयर इकोनॉमी, ऐसा हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इवन दो कितनी भी बड़ी पार्टी हो जाए, कितनी भी मेजोरिटी के साथ वो पार्टी आ जाए, लेकिन फिर भी ये आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट विल क्वॉश दैट अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इनके सब टाइप्स भी हैं, स्पेशली जो आपका स्पेशल मेजॉरिटी है उसका एक सब टाइप भी है, उसके कुछ सब टाइप्स भी है, तो हम लोग आगे देखेंगे। बट बेसिकली आपके तीन टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन टाइप्स के अमेंडमेंट होते हैं। फर्स्ट है सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट। व्हाट डज इट मीन्स? 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट इज़ अ सिंपल मेजॉरिटी। इसका सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, उसके ऊपर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इसको पास करता है। तो कैसे पास करता है? सपोज कीजिए कि आपके लोकसभा के अंदर, लोकसभा कोई लेते हैं, राज्यसभा की बात नहीं करेंगे, 500 मेंबर्स करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। सो 500 मेंबर्स है, ओके, 500 मेंबर्स है। इसमें से आज अटेंडेंस जो है वो 300 लोग ही आए हैं, ठीक है, 300 लोग ही आए हैं, अब बाकी 200 लोग छुट्टी पे चले गए हैं, ऐश कर रहे हैं। ओके, सो 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब इसका 50% 150 हो गया, प्लस वन होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 50% है, तो प्लस वन एटलीस्ट जो मेंबर होंगे। ये इतने लोग अगर इन लोग ने कह दिया, मतलब 151 मेंबर्स ने अगर कह दिया कि हाँ दिस बिल शुड बी गिवन अवे, मतलब वो आगे हम लोग जाने दे रहे हैं, यस कर देते हैं उसके लिए, सो इट विल बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। होप करता हूँ समझ में आ रहा है कि मतलब आपका आपके मतलब एक्चुअल जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 500 जो आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस था उसमें से कितने लोग आए हैं, ठीक है, जितने लोग आए हैं उनका हाफ से प्लस वन, ठीक है, इतना मेंबर्स ने अगर उसको हाँ कह दिया कि हाँ ये बिल पे हम लोग सैंक्शन देते हैं, सो इट विल बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेशल मेजॉरिटी। व्हाट डज इट मीन्स? कि इसमें इसमें जो आपका यहाँ पे 50+1 था, यहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, बट along with it 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दोनों को समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आसानी से समझाता हूँ। आपके टोटल हाउस की स्ट्रेंथ क्या है? 500, ठीक है, मेंबर्स आज कितने आए हैं? 300, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर उसको सैंक्शन कर देते, सो इट विल बी ओके। एंड सेकंड क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, दोनों भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सेकंड इज द 50 ऑफ द टोटल मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, मतलब 50% से ज़्यादा उनका टोटल मेंबर ऑफ द हाउस जो है उनसे ज़्यादा लोग ने अगर हाँ कह दिया तो। ओके, सो अब 300 लोगों में से सपोज करो कि 2/3 मेंबर, एग्जैक्ट 2/3 मेंबर्स ने मना मतलब हाँ कह दिया कि हाँ चलो इट शुड बी गिवन अवे, ठीक है। सो 2/3 मेंबर्स मतलब ये हो गया 200 मेंबर्स। ओके, 200 मेंबर्स हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2/3 मेंबर ऑफ द, अब कितने लोग यहाँ पे आए हैं ना, इनका 2/3 होगा ना, तो 2/3 इसका करेंगे तो 300, ठीक है, 100 2 हो गया। ओके, मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है तो दैट इज़ वाई मैं एकदम डिटेल में जा जाके करता हूँ, खुद ही मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिख दिया। सो 200 मेंबर्स हो गए। ओके, सपोज करो इतने ही मेंबर्स लोग ने इसके ऊपर, या 201 कर दीजिए। ओके, 200 मेंबर्स, 200+1 मेंबर्स ने कर दिया, 201 मेंबर्स ने कह दिया कि हम लोग इसको हाँ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसको देखिएगा, अब टोटल मेंबरशिप कितना है? 500, ठीक है, और उसमें से अभी सैंक्शन कितना मिला है? 200 लोगों ने, ठीक है, और इसका 50% कितना होना चाहिए? 250। ओके, तो एक्चुअली में हुआ क्या? 250। प्लीज इग्नोर द वॉइस जो पीछे से आ रही है, इग्नोर कीजिएगा, बच्चे लोग हैं चिल्ला रहे हैं। सो इसका जो हाफ है कितना है? 250 है। ओके, इसमें 251 होना चाहिए, बट राइट नाउ कितने लोगों ने सैंक्शन किया? 201 लोगों ने सैंक्शन किया, सो इट विल नॉट बी पास्ड। ओके, क्योंकि इसको इतने लोगों ने सैंक्शन नहीं किया है। बट सपोज करो कि ये जो आपका 300 मेंबर्स आए थे उसमें से 280 मेंबर्स ने सैंक्शन कर दिया कि यस गो अवे, ठीक है, आप लोग इसको सैंक्शन करो, कि या 300 लोगों ने पूरा कर दिया कि हाँ हाँ आप हम लोग इसको सैंक्शन करते हैं, आप जा सकते हो। ओके, सो इट विल फुलफिल 2/3 ऑफ द, ये वाला भी इसको फुलफिल कर रहा है, और आपका 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है वो भी सैंक्शन कर रहा है, सो इट विल बी गिवन एज ए स्पेशल मेजॉरिटी, कि हाँ ये स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इसको
पास किया जाता है। ओके, होप करता हूँ समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल था। दोनों भी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, आपके 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड मतलब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड ऑल्सो द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो हो उससे प्लस के होने चाहिए। ओके, +1 होना चाहिए। लास्टली, यही स्पेशल मेजॉरिटी जो है इसके अंदर प्लस एक और कैवेट डाला जाएगा, कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब आपका स्पेशल मेजॉरिटी तो हो गया, उसके अंदर हम लोग ने एक और ऐड कर दिया, कंसेंट ऑफ द स्टेट। मतलब आपके जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स में से हाफ द 28 स्टेट्स मतलब 14 स्टेट्स हो गए, +1, एटलीस्ट 1, मतलब 50% से ज़्यादा एक, मतलब कोई स्टेट जो होगा वो ऐड हो जाए, मतलब 15 स्टेट्स हो जाए राइट नाउ के केस में बताया जाए, तो 50% से +1 जो भी स्टेट्स हैं वो अगर इसको अमेंडमेंट को सैंक्शन कर देते हैं कि हाँ भाई हम लोग इसको सैंक्शन करते हैं, अपने लेजिस्लेशन से उसको पास कर देते हैं, सो इट विल बी कॉल्ड, इट विल बी गिवन इन द थर्ड कैटेगरी ऑफ द अमेंडमेंट। ओके, ऐसा तभी किया जाता है जब कोई फेडरल फीचर के ऊपर कोई बात की जाए। फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट चाहती है कि हाई कोर्ट के पावर्स में चेंजेस लाया जाए, ठीक है, हाई कोर्ट के पावर्स में चेंजेस लाया जाए, तो इन दैट केस वो क्या करेगी कि आपका पहले तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इसको पास कराएगी, और फिर उसके बाद वो सारे स्टेट्स को भेजेगी कि लो स्टेट्स आप लोग इसको सैंक्शन करो अपने आप से, आपके आपके यहाँ पे। तो 28 स्टेट्स के पास अपना अपना फाइल जाएगा, उसमें से जिस समय 15 स्टेट्स ने, 14+1 स्टेट्स ने कह दिया कि हाँ we have given the sanction, so it will be considered as a special majority along with the consent of the states के साथ इसको पास कर लिया गया। ओके, so this will be मतलब ये यस हो जाएगा इसके लिए। ओके, अगर इन केस इसको 14 स्टेट्स से नहीं मिलता है तो इसको पास नहीं माना जाएगा। ओके, बट द मोमेंट आपका 15 स्टेट्स हुए उसी समय उसके बाद कोई हाँ का ना का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, भले उसके विपरीत में बाकी आपके जो 13 स्टेट्स हो सबके सब विपरीत में हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुरंत ही सैंक्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ओनली अप्लाइड ओनली व्हेन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरगोस एनी चेंजेस। ओके, अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस वगैरह लाया जाता है तो इन दैट केस ओनली ही इस अमेंडमेंट मतलब इस टाइप की मेजॉरिटी का यूज किया जाता है। ओके, होप करता हूँ समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। सिंपल मेजॉरिटी जितने भी मेंबर्स हैं उसका 50% होने चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी जितने ही मेंबर्स आए हैं उनका 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी होना चाहिए, और ये 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी के साथ साथ 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस भी होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ये वाला तो होना ही चाहिए, ये वाले के साथ साथ प्लस मतलब 50% ऑफ द टोटल स्टेट्स जितने हैं +1, ठीक है, उतना होना चाहिए, उतने स्टेट्स के थ्रू इसको सैंक्शन मिलना चाहिए तो इसको आगे दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी जो मैंने आप लोगों को बताया, स्पेशल मेजॉरिटी ये वाले का एक मतलब फर्दर डिविजन्स है, कुछ छोटे छोटे डिविजन्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 249 के अंदर मेंशन किया गया, ठीक है, इट इज द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो आप लोग का पहला वाला मैंने दिखाया था, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या आप देख रहे थे, यहाँ पे 50% था ना आपके प्रेजेंट ऑफ द वोटिंग, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऐसे केसेस के लिए किया जाता है जो कि बिल्स जो हो वो स्टेट लिस्ट से आए हो। फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट को कोई ऐसा काम समझ में आ गया कि भाई ये स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा काम है जो कि हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को कोई मॉडल इसके ऊपर बना के देना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई एक चीज़ है, ठीक है, तो पार्लियामेंट जब इसको पास करने लगेगी, सिंस इट इज़ आउटसाइड द परव्यू, वो आपका स्टेट लिस्ट में ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का ये पार्ट है। बट अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाना चाहेगी तो ये क्या करेगी कि पूरा लॉ जब हो जाएगा तो उसको 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू इसको सैंक्शन करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो पास होता है ये आपका स्पेशल मेजॉरिटी का आ जाएगा, ना कि आपका सिंपल मेजॉरिटी का आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 249। ओके, नेक्स्ट इज 368 जो मेन आपका आर्टिकल है आपका अमेंडमेंट का वो। So Article 368 stands for the 2/3 of the members present and the voting plus 50% of the total strength of the house, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया। ओके, नेक्स्ट ये वाला भी मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लस 50% जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो उसका वाला हो गया। ओके, लास्ट है 361, ठीक है, ये है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है,
2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से जो पास किया जाता है उसको वो आपका स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आता है, ठीक है। सो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। आपका एक तो ये होगा 249 के अंदर, सेकंड आपका 268 के अंदर लिखा हुआ है। 268 के सिवाय ये आपका एक और मेंशन किया गया है फेडरल स्ट्रक्चर वाला, और फिर उसके बाद 361 के अंदर 368 सॉरी 368 के अंदर मेंशन किया है, और इसके बाद 361 में मेंशन किया गया है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो इतना बड़ा पावर ये वाला किसके लिए यूज किया जाएगा, ये आता है आपके प्रेसिडेंट के लिए, इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट को जब इम्पीचमेंट करना होता है तो आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से नहीं कर सकते, स्पेशल मेजोरिटी लगती है, और उसमें भी ऐसी सादी मेजोरिटी नहीं लगती है, आपको ये वाली मेजोरिटी लगती है 361 वाली, जिसमें आपके पूरे हाउस का टोटल मेंबरशिप का 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो होता है वो जब वोट करता है कि यस प्रेसिडेंट शुड बी स्टैंड रिमूव्ड, देन ओनली प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है, ऐसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता, ओके। इसमें आपके दो टर्म्स आते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऐसी मेजोरिटी होती है जो कि आपके टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की जो 50% से ज्यादा हो जाए उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी मेजोरिटी जो कि एब्सोल्यूट मतलब आपके टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% से ज़्यादा होता है उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी किया जाता है। तो स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने बता दिया कि 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ओके। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। सो इट मीन्स कि ऐसी मेजोरिटी जो कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मेंबर्स जो होंगे वो क्या बोलते हैं डेथ वगैरह हो गई होगी, या बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, नहीं आ सकते, या उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया हो, या उनके ऊपर कोई केस चल रहा हो जिसकी वजह से उनको उनका क्या बोलते हैं एमपी का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका पोस्ट जो है वो वेकेंट रखा गया है, किसी वजह से रखा गया है, या फिर सीट्स वगैरह पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। सो इन दैट केस उन सबको माइनस करने के बाद जो बचता है उसके अंदर का जो 50% होता है उसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। सपोज, समझ में आ रहा है? सपोज कीजिए कि आपका जो 550 आपका जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा है, सो इसमें से सपोज कर लीजिए कि आपका 30 सीट जो है वो आपके अभी वेकेंट रखे गए हैं, मतलब किसी वजह से उनके ऊपर इलेक्शन अभी नहीं हो पाया। सो 520 जो होगा इसमें से जो आपका 50% मतलब 260 प्लस 1 विल बी द इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, तो समझ में आ रहा है? एकदम आसान है, सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर एंड फिर उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म देख के हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, इसको इंट्रोड्यूस किसी भी आपके हाउस में किया जा सकता है आसानी से, एकदम सिंपल बिल जैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी तरीके से इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, ओके। और इसके लिए कोई भी प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की जरूरत, प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। सो हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी मेंबर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है कि मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का अमेंडमेंट करना चाहिए, सो इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ओके। नेक्स्ट, दोनों हाउस से, ईच हाउस, याद रखिएगा, ईच हाउस शुड पास द बिल विथ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, ठीक है। वो वाला जो आपका क्लॉज है, ये वाला, ये आपको जो बता रहा हूँ, ये वाला स्पेशल मेजोरिटी, ये वाला साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो आपका सेकंड वन है इसकी बात कर रहा हूँ, ये, ठीक है। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एट द वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसके थ्रू इसको पास करना होगा हर एक हाउस को, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा ऐसे पास करेगी और राज्यसभा उसके ऊपर सिर्फ ठप्पा लगा के आगे बढ़ा देगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों भी हाउसेस को 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, दोनों हाउस को इस बिल को सेपरेटली पास करना होगा, जो मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि दोनों को सेपरेटली पास करना होगा, एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यसभा में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है या लोकसभा में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग जॉइंट सिटिंग बुला के उसमें आगे पास करा देंगे, ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर डिसएग्रीमेंट पैदा हो जाती है बिटवीन टू हाउसेस, सो इट विल बी डेड, नल एंड वॉइड, वो उसी समय खत्म हो जाएगा, उससे आगे उसको नहीं जाने दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अगर कोई फेडरल प्रोविजंस को चेंज करने का अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, सो एज आई सेड कि आपका जो क्या बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस
आपका रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, जो मैंने आपको बताया 50+1 वाला, वो वाला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही इसको पास कर दिया जाएगा उसके बाद प्रेसिडेंट जी के पास इसको असेंट के लिए भेजा जाएगा। एंड प्रेसिडेंट हैव टू, मस्ट, शाल गिव हिज असेंट। ठीक है, वो किसी भी कीमत पे उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते और ना ही इसको वापस से पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं कि भाई इसको वापस से पुनर्विचार करके मुझे भेजिए, या रिकंसाइलेशन करके या रिकंसिडरेशन करके मुझे वापस से भेजिए। ऐसा वो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जी को मस्ट है कि वो उसको असेंट देंगे ही देंगे। ओके, सो जैसे ही आपका असेंट होता है उसके बाद बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है। ओके, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, लास्टली आता है क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिटिसिज्म इज पार्लियामेंट के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर से आप नहीं कर सकते। स्टेट लेजिस्लेचर जो पूरे मतलब भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी स्टेट अपने तरफ से कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को स्टार्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीजर थोड़ा सा रिजिड है इन केस अगर प्राइवेट मेंबर इसको लेके आता है। अगर प्राइवेट मेंबर इसको लेके आता है, सो जनरली क्या होता है कि जो आपके गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता तो इट इज सीन क्या, इट इज इट इट कैन बी मतलब पुल डाउन किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट मेंबर का जो बिल लाया गया है वो गवर्नमेंट बाद में उसको पूरा सपोर्ट ना मिले और बाद में गवर्नमेंट यही सेम बिल वापस से लेके आ जाए, लेकिन फिर उस समय जो होता है वो प्राइवेट मेंबर को ज़्यादा वेटेज ना मिले। इस वजह से ऐसा हो जाता है कि अक्सर जितने प्राइवेट मेंबर के थ्रू आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए हैं वो पुल डाउन कर दिए गए। ओके, नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि जिस पार्टी इन द मेजॉरिटी है, अगर पार्टी जो है उसका मेजॉरिटी है आपके लोकसभा राज्यसभा में, सो फटाफट फटाफट काफ़ी सारे अमेंडमेंट वगैरह करवा सकते हैं, बिल्स वगैरह को आसानी से पास करा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है कि आपके जब आपके इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उनका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी बहुमत था। सो उस समय काफ़ी सारे मतलब विद इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, इतना ज़्यादा अमेंडमेंट किया गया था कि उतना कभी नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट, स्टेट्स के कंसेंट को बहुत ही कम प्रोविजंस के लिए ही लागू करके रखा गया। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके स्टेट्स को भी इफेक्ट करते हैं, बट इवन देन आप सिर्फ और सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर को अगर कोई हानि पहुंचती है तो ही स्टेट्स का कंसेंट लेने का बात किया गया है, हर केसेस में नहीं लिया गया। ठीक है, अदर भी बहुत सारे ऐसे जैसे फाइनेंशियल मैटर्स बहुत सारे होते हैं जिसमें स्टेट्स को भी इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन उसमें आपके स्टेट्स का कोई बात नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी अदर इसके ऊपर आपके स्टेट्स को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। ओके, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि स्टेट्स उसको रेटिफाई करके कब तक देंगे। जो आपका मैंने 50+1 वाला बताया कि आपके स्टेट्स को जो 50% ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करके देना होता है इससे ज़्यादा वाले को। सो इन लोग क्या बोलते हैं कितने दिन में देंगे, कितने महीने में देंगे, कितने हफ्ते में देंगे, कितने घंटे में देंगे, इसका कोई भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। सो इट कैन बी हेल्ड कि कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं प्रावधान जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बेवजह ही खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कल आप लोग से मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।